अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। तो नाजरीन, कल का मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड और कल कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो जीतने में कामयाब हो गई और PSL 10 के फाइनल में पहुंच चुकी है। आज मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान और जीतने वाली टीम कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अपनी किस्मत जो है वो फिर से आजमाएगी और फिर हमारे सामने सेकंड फाइनलिस्ट जो है वो आ जाएगा। इसके साथ साथ UAE ने भी तारीख रकम कर दी है। बांग्लादेश के साथ उनकी जो सीरीज़ जारी थी बायलैटरल, उसमें वो जीतने में कामयाब हो गए हैं। और एक अच्छी चीज़ भी है, आज हमारे दो ऐसे खिलाड़ी हैं, उनकी बर्थडे है, नोवाक जोकोविच, और इसके साथ साथ सरफराज अहमद साबिक कप्तान हैं, उनकी भी आज बर्थडे है, तो उनको विश भी करेंगे अच्छे तरीके से। और इसके साथ साथ जिक्र भी करेंगे ज़रा उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने जो भी फतवाहत हासिल की हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खारिक साहब भी। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम कहूँगी। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले कल के मैच के हवाले से बात करें। कोयटा वर्सेस यूनाइटेड, दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस, दोनों टीम का अब मोराल कैसा है और इसके साथ साथ जो उन्होंने कल खेल पेश किया, क्या कहेंगे? देखिए हिफ्ज़ा, कल शदीद गर्मी थी लाहौर में, जैसे कि काफ़ी दिनों से है, लेकिन मैच के शुरू होने से पहले आंधी आई थी, बादल आए थे, लाहौर के कुछ इलाकों में बारिश भी हुई, कदाफ़ी स्टेडियम के एरिया में नहीं हुई, जिससे मौसम अच्छा हो गया था, खुशगवार हो गया था। और इसका नतीजा ये निकला, तो लगता ये था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी और अगर 200 रन कर लेगी तो उसके जीत के ज़रा चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरे ख्याल में पिच ऐसी नहीं थी कि कोयटा ग्लैडिएटर बहुत अच्छा खेली और उन्होंने विकटें गिरने के बावजूद जो है अपने प्ले ऑफ में तो उन्होंने अपना पावर प्ले में उन्होंने कोई 60 या 70 रन बना डाले थे और हालांकि उनकी 3 विकटें गिर चुकी थी। इसके बाद भी उन्होंने रन्स की रफ्तार कम नहीं की, बल्कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा शायद माजरत के साथ कि सऊद शकील का आउट होना भी शायद उनके लिए को बेहतर हो गया, क्योंकि निस्बतन स्लो खेलते हैं, उतना तेज़ नहीं खेलते जितने फिन एलन और राय रोसो स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता विकटें गिरने के बावजूद फिर एंड पे जब उनकी 150 या 55 पे जो उनकी 5 विकटें बहुत जल्दी गिर चुकी थी, तो वहाँ पे चंदीमल, जिनसे तवक्को नहीं की जा रही थी कि इतना बड़ा स्कोर करेंगे, क्योंकि वह स्वाए श्रीलंकन क्रिकेट लीग के और कहीं भी नहीं खेल रहे, और साथ फ़हीम अशरफ। और यहाँ ये भी बताऊँ कि फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर, ये दोनों वो प्लेयर हैं जो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते थे, तो किसी बाहर के वाले ने नहीं मारा, इनको अपने ही खिलाड़ी ने मारा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कल पीक पे दिखाई दिए फ़हीम अशरफ। उन्होंने पहले तो आउट क्लास जो है बैटिंग की है चंदीमल के साथ मिलकर, उसके बाद उन्होंने शानदार बॉलिंग की और 2 खिलाड़ी उन्होंने जो मेन खिलाड़ी थे वो उनको बोल्ड भी किए। तो इस तरह से 209 रन बनाए कोयटा ग्लैडिएटर ने। जवाब में जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी बैटिंग शुरू की है तो लगता था कि वो चेज़ कर भी सकते हैं, क्योंकि अच्छा स्टार्ट था, लेकिन वो ज़रा स्लो खेले। उनकी एक ही विकेट गिरी थी, पावर प्ले में उन्होंने 40 रन बनाए थे। इसके बाद भी जब तक शादाब विकेट पर मौजूद थे लगता था मैच इंटरेस्टिंग होगा और शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड ये बाजी ले जाए, लेकिन सऊद शकील ने जो आउट क्लास कैच लिया शादाब का, वहाँ पे बाजी बिल्कुल ही पलट गया, क्योंकि इस मैच में ओवरऑल देखें तो 3 रन आउट जो है कोयटा ग्लैडिएटर ने भी मिस किए हैं ओवरऑल। लेकिन ओवरऑल देखा जाए मैच एक अच्छा मैच हुआ, लेकिन शादाब के आउट होने के बाद वो बाजी पलटी है और फिर अच्छी बॉलिंग की कोयटा ग्लैडिएटर के आमिर ने, वसीम जूनियर ने और ख़ास तौर पर अब्बास आफरीदी जो उनके साथी थे। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा, जैसे कि जिक्र भी किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कल कई रन आउट मिस किए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कई कैचेस भी जो हैं वो पकड़े हैं और फिर जैसे सऊद शकील का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन ओपनिंग के लिए वो आ रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के लिए ख़ास तौर पर? बहुत अच्छी कल परफॉर्मेंस रही कोयटा की और फ़हीम अशरफ का लोग मजाक उड़ाते हैं, ऑलराउंडर इंटरनेशनल क्रिकेट पे उनको जज करते हैं। फ़हीम स्टोक्स तक उनका नाम लोगों ने रखा हुआ था सोशल मीडिया पे, लेकिन भाई नो डाउट अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, अपनी PSL है, उसमें तो वो स्टोक्स के बराबर ही है। बड़ा ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। कल भी जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, बैटिंग की, उनकी और चंदीमल की जो शराकत थी, इसी वजह से कोयटा का स्कोर जो था वो 200 प्लस गया। बाद में उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही, तो इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस फतह का। और मैं यही दुआ करूंगा, काश इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़हीम अशरफ इसकी 50% भी परफॉर्म करने लगे तो वो फिर काफ़ी उनका नाम होगा। होपफुली इस परफॉर्मेंस से शायद आगे हम उनको अच्छा खेलते देखें। बाकी आपने बात की इस्लामाबाद यूनाइटेड, जब तक सलमान अली आगा खेल रहे थे तब तक मैच फंसा हुआ था और लग रहा था कि शायद सलमान अपनी टीम को जितवा लें, अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन फिर जब
आउट हुए वो, तो उसके बाद वो रिक्वायर्ड रन रेट था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कोयटा का स्कोर बहुत अच्छा था और इस वजह से वो चेस नहीं कर सके इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। लेकिन कोयटा की ओपनिंग की आपने जहां तक बात की, देखें ये है पीएसएल का मसला है। पीएसएल में जो भी कैप्टन बनता है ना, वो सबसे पहले ओपनर बन जाता है अगर वो बैट्समैन होना। देखिए हमने देखा कि रिजवान ओपनिंग, बाबर ओपनिंग, बाद में खैर उन्होंने थोड़ा चेंज किया था। इसी तरह आ जाए सऊद ओपनिंग। तो ये इसका फायदा ये होता है ओपनिंग का कि आप अगर स्लो खेलते हैं तो आपको पूरे 20 ओवर मिलते हैं। शुरू में आप अगर रोक भी लें, पावर अप प्ले जाया भी कर दें, बाद में आपको मौका मिल जाता है कि आप कवर कर लें। इसलिए ये जितने इस तरह तीनों जो मैंने नाम लिए, तीनों ऐसे प्लेयर हैं जिनको टाइम चाहिए होता है। तो सऊद की टीम तो जीत रही है, उन्होंने नो डाउट कल अच्छा कैच भी लिया, लेकिन एज अ प्लेयर अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वो इतनी खास है नहीं, क्योंकि टीम जीत रही है तो सब छुपा हुआ है। लेकिन जब स्टैट्स निकालेंगे तो नजर आता है, क्योंकि पिछला मैच जो कोयटा का था उसमें ख्वाजा नाफे को उन्होंने खिलाया था, एमर्जिंग प्लेयर, उन्होंने ओपनिंग की थी, 50 बनाई थी और हाफ उनके 200 के करीब स्ट्राइक रेट था। लेकिन फिर एलन आए तो उनको ड्रॉप किया, तो इस मैच में आप देखें फर्क पड़ा। वो जाहिद भाई जैसे कह रहे थे कि उनका आउट होना सऊद का कोयटा के लिए अच्छा साबित हुआ। बहरहाल अच्छा मैच हुआ और कोयटा की टीम बहुत अरसे बाद उसको मौका मिला है फाइनल में आने का। आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लिप देखी हुई, इसीलिए सरफराज यही कह रहे थे जब मुझसे पूछा, उन्होंने कहा बारिश हो जाए हम टाइटल जीत जाए बस तरह। बिल्कुल। यूसुफ, आप क्या राय रखते हैं कल के मैच के हवाले से? कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कहीं पे गलतियां की, लेकिन उन्होंने अगर बैटिंग के हवाले से देखा जाए विकेट गिरती रही, लेकिन उन्होंने अपना स्कोर नहीं जिसको है वो रोका। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड कहां पर गलती कर गई? देखिए हिफ्जा, कोयटा के लिए लक्की ग्राउंड रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम। जब से वो लाहौर आए उनकी जो किस्मत है वही बदल गई है। अब तक 7 मैच उन्होंने लगातार इस ग्राउंड पर जीत ली हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि जो इनके लिए कितना ये लक्की साबित हुआ है। 210 रन का जो हदफ था, यकीनी तौर पर कोई भी टीम हो उसके लिए चेज़ करना इतना आसान नहीं होता। पावर प्ले में ज़रूरी होता है कि आप अपने स्ट्राइक रेट को भी बेहतर करें और आप आउट भी ना हो। लेकिन जो कि एलेक्स हेज के आउट होने के बाद यकीनी तौर पर उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो उसके मुताबिक नहीं थी। उनके वक्फे वक्फे से जो विकटें भी वो गिरती रहीं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरह उनकी जो परफॉर्मेंस थी अप टू द मार्क नहीं रही, जिस तरह एक तकवा उनसे की जा रही थी। यकीनी तौर पर कोयटा की टीम ने अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे और ख़ास तौर पर उनको एडवांटेज तो पहले दिन से हासिल है, वो सरफराज अहमद का बेंच पर होना है। सरफराज अहमद यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हैं पाकिस्तान टीम के, और उन्होंने प्लानिंग भी की, तमाम खिलाड़ियों के साथ वो खेल भी चुके हैं। तो इसलिए अब चूँकि ये प्ले ऑफ के मरहल शुरू हो चुका है, इसमें कोई गलती की ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए कोयटा की टीम ने गलतियाँ कम की। जो सलामत की टीम वो ओवर कॉन्फिडेंस एक दफ़ा फिर नज़र आई। और जहाँ पर टर्निंग पॉइंट की पहले भी बात की कि जो शादाब खान का कैच था अब्दुल्ला शफीक ने इब्रार की बॉल पर, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। बस उससे दीगर जिस तरह उनके थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस शुरू हुई थी, तो इस्लामाबाद की टीम भी इतनी तौर पर इस मैच में कामयाबी हासिल कर सकती। लेकिन कोयटा की टीम ने अच्छी प्लानिंग के साथ अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग में भी अच्छी की, जिसकी वजह से उनको जीत उनके हिस्से में आई। बिल्कुल। और अब आज जो मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, आज का जो मैच जीतेगी टीम कल वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ दोबारा से अपनी किस्मत आजमाएगी और फिर फैसला होगा कि दूसरा फाइनलिस्ट कौन है। इसको डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज लाहौर वर्सेस कराची मैच खेला जाएगा। यकीनन दोनों टीम्स भरपूर कोशिश करेंगी कि आज का मैच जीत सकें, लेकिन अब क्या लगता है दोनों के प्लेयर्स को देखते हुए क्या एक्स फैक्टर है दोनों टीम्स के पास? इसके साथ साथ जब T20 स्क्वाड का जो बनाया गया बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें अब्बास आफरीदी को तो मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी खुद को प्रूव करने का उनके पास आज कितना अच्छा मौका है? बहुत अच्छा मौका है और बताना चाहिए सेलेक्टर्स को। और समझ ही नहीं आ रही, एक तरफ कहा कि हम पीएसएल की परफॉर्मेंस पे टीम सेलेक्ट कर रहे हैं और एक तरफ जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर है उसी को बाहर कर दिया। एक सुफियान मुकीम को भी नहीं लिया, जिसमें उन्होंने एक सोशल मीडिया पे लिखा भी, एक उनकी मायूसी से जाहिर हो रही थी, जिसमें लिखा अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। खैर उनको भी एक धचका लगा कुछ सिलेक्शन में, इस तरह के सवाल उठे हैं। तो आज का जो मैच है उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने आप को प्रूव करने के लिए भी खेलेंगे। एक दो के नाम मैं आपको नहीं बता रहा, आप लोग को पता है कौन है, हमारे बड़े स्टार्स भी उसमें। कराची की टीम को अगर हम देखें, कराची के पास ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और इसी तरह बैटिंग में भी इनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग है, बहुत खतरनाक है। वार्नर को देख लें, साइफर्ट को देख लें, विंस को देख लें। अगर जो हम देखें लाहौर की बॉलिंग को, तो वहाँ शाहीन को देख लें हम, अगर ये हारिस हैं
अब उनको सिकंदर रजा की बड़ी कमी महसूस होगी। शकीबुल हसन आ तो गए हैं, लेकिन उनका जो गैप आया है क्रिकेट में, तो वादे तौर पर पिछले मैच में नजर आया था कि उस तरह से इफेक्टिव साबित नहीं हुए थे, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। लेकिन एक लाहौर के लिए अच्छी चीज ये हुई है कि रशीद हुसैन जो बांग्लादेशी स्पिनर है वो वापस आ गए, तो थोड़ा उनका बैलेंस होगा। तो दोनों टीमें बहुत तगड़ी, बहुत बैलेंस है। तो मुझे लगता है कल से अच्छा मैच आज होना चाहिए। दोनों के बाद बड़े अच्छे बैटर्स और बॉलर्स हैं। एक जो मसला नजर आ रहा है फील्डिंग में है। कल के मैच में फील्डिंग अच्छी हुई थी, कल दोनों टीमों ने कुछ अच्छे कैचेस लिए, रनआउट आए किए लेकिन कैचेस अच्छे थे। आज भी देखना होगा कि किस तरह की फील्डिंग रहती है। लेकिन एक चीज मेरे जहन में आई, मैं जाहिद साहब और यूसुफ साहब दोनों को ये बात बोलूंगा कि कल लोग नहीं आए थे। कुछ लोगों का कहना था गर्मी की वजह से नहीं आए, लेकिन लाहौर में तो आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लोग तो बहुत सारे आ जाते हैं। क्या वजह थी? आज लगता है कि शायद लाहौर का मैच है तो लोग आएंगे। वैसे पीसीबी से बोल दिया करें खाली स्टेडियम में तो 20-30 टिकट तो उन लोगों को ही दे दिया करें ना, हिफ्जा को देते हैं, बेचारी बहुत कहती रहती है मैच में, दूसरे लोगों को देते हैं। जाहिद साहब, सलीम साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, इसके साथ साथ लाहौर की टीम में कुछ प्लेयर्स गए हैं, कुछ वापस आए हैं। क्या लगता है सिकंदर रजा, सैम बिलिंग्स, डैरल मिचेल इनकी कमी महसूस करेंगे? और इसके साथ साथ जैसे रिशाद हुसैन का भी जिक्र किया, उनके आने से टीम को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, एक तो शायकीन के हवाले से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ख्याल है 13-14 हज़ार लोग तो फिर भी मौजूद थे, क्योंकि अब इसकी कैपेसिटी भी बढ़ चुकी है। हाँ, अलबत्ता तवक्को थी कि इससे भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि शुरू में एक तो गर्मी बहुत थी, जैसा मैंने शुरू में बताया। फिर जब आंधी आई है तो कई लोगों ने हो सकता है मुमकिन है इरादा कैंसिल भी किया हो। लेकिन आज क्योंकि दोनों रवायती हरीफ टीमें हैं, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स, इनका मैच देखने के लिए तो आपको पता है लोग जौक दर जौक ज़रूर आते हैं और उम्मीद की जा सकती है कि स्टेडियम फुल होगा। जहाँ तक दोनों टीमों का तल्लक है तो मुझे लगता है कि डैरल मिचेल, सैम बिलिंग्स और सिकंदर रजा की कमी यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर महसूस करेगी। इसकी जगह पे उन्होंने राजा पक्से को लिया है, जो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये तो प्लेइंग 11 का फैसला होगा। कौशल मेंडिस से कैसे प्लेयर हैं जिनसे तवक्को की जाती है कि अच्छा खेलेंगे। शकीबुल हसन जो है उतनी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सरे की तरफ से उनका पिछले साल आपको याद होगा बॉलिंग एक्शन मशकूक हुआ था, फिर वो अमेरिका में बैठे हैं, अपनी कौमी की टीम की तरफ से भी नहीं खेल रहे। बहुत बड़े प्लेयर हैं, एक ज़माने में आपको याद होगा तवील अरसे तक वो ऑलराउंडर्स के पहले नंबर पर मौजूद थे, तवक्को उनसे की जाती है। लेकिन मैं नहीं समझता सिकंदर रजा का वो मुतबादल शामिल हो सकते हैं। अलबत्ता मेहदी हसन मिराज भी आ गए हैं बांग्लादेश से, जो बांग्लादेश की टीम के साथ हमें मेहदी हसन राना है जो उनके वाइस कैप्टन है। तो रशीद हुसैन जैसा सलीम भाई ने भी जिक्र किया, उसका यकीनी तौर पर फ़र्क पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि दोनों टीमें कांटे की हैं, पिछले मैच एक मैच वो टीम जीत चुकी है, एक टीम दूसरा, पिछला लो स्कोरिंग मैच था। दोनों भरपूर जान भी लगाएंगे आज का मैच जीतने के हवाले से। यूसुफ, कौन सी टीम फेवरेट है? देखिए, मैं समझता हूं कि बैटिंग में कराची किंग को ज़्यादा बरतरी सब हासिल है, जबकि जो बॉलिंग का शोबा उसमें लाहौर कलंदर को ज़्यादा नुमाया हम देख रहे हैं। जबकि एक फ़र्क दोनों टीमों में यकीनी तौर पर होगा, जो कप्तान है डेविड वार्नर वो जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, जबकि उसकी निस्बत शाहीन शाह अफरीदी इतने ज़्यादा जहनी तौर पर ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं देते। उन पर जब प्रेशर आता है तो फिर उनसे कोई गलतियाँ भी फैसलों में यकीनी तौर पर होती हैं। लेकिन अगर शाहीन शाह अफरीदी ने अगर पहले ओवर में इब्तदाई स्पेल में कोई 1 या 2 विकेटें निकाल ली तो फिर थोड़ा सा मुश्किलात का सामना यकीनी तौर पर कराची किंग को करना पड़ेगा। लेकिन इस मैच में यकीनी तौर पर जो फील्डिंग का मेयार होगा वो देखना पड़ेगा, कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा फील्डिंग करती है, क्योंकि एक कैच, अच्छा रन आउट आपको मैच जितवा सकता है। तो यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर भी चाहेगी कि वो अपना ये मैच जीते, जबकि कराची किंग के भी पूरी कोशिश होगी वो अच्छी परफॉर्मेंस और बिल्कुल दोनों टीम्स अपनी भरपूर जो है वो जोर आजमाई करेंगी आज का मैच जीतने के हवाले से। डिस्कशन को जारी रखेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको दिखाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट cricketpakistan.com.pk के लिए पाकिस्तान टीम के जो नए हेड कोच हैं माइक हेसन, उन्होंने सलीम खालिक साहब को इंटरव्यू दिया है, उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। You have disproved this notion that a coach must be a former international cricketer. How did you enter this field? Oh, look, I certainly was a former cricketer. I played as a professional for a number of years, but I turned to coaching young. And just the opportunity arose for me to do that, and that probably took me away from a playing background. So, the fact I really enjoyed the coaching, I had injuries and bits and pieces, and that probably steered me in a direction that I certainly don't regret. I've been able to have, more than 25 years as a professional coach, sort of all around the world. So, I'm lucky that I've been able to get those experiences. You were also a match referee in one game. Why did you switch roles? So I was actually coaching Argentina at the time, and it was in a tournament in Bermuda. So
I was, I'd been through all my qualifications and everything, so I was asked to do it. So very much was a really great experience, but one that was never going to be long term for me because I was going down the coaching path. But yeah, certainly something interesting to add to the CV. You have now become the white ball coach of the Pakistan national team. What are your thoughts on this new responsibility? Oh, look, I'm excited by it. I'm excited by, chance to, make big improvements to the national side and the white ball, and actually, play a brand of cricket that suits the modern game. Play a brand of cricket that brings success and certainly brings the fans back to, to support Pakistan. So, yeah, very much looking forward to the experience, but also understand that it's a big challenge ahead. T20 captain Salman Ali Agha and vice captain Shadab Khan are both part of your franchise. Will that benefit you? Oh, look, I think being involved in PSL for 2 years has given me a really good grasp of the playing skill and the types of players that are in the PSL. Some within Islamabad United, plenty from without. So, look, I know enough of the local players. Obviously, I know Salman Ali Agha, I know Shadab, having worked with him for a couple of years, but I'm also, have a very good relationship with lots of players and lots of teams. So, yeah, looking forward to bringing that all together. During the PSL, were you also keeping an eye on emerging talent? Yeah, without doubt. I mean, the role is about, building succession planning as well. So you can't just deal with the now. You always need to be looking to the future and, putting plans in place around the very promising players in the country as well. So, that'll be, part of my brief along with Aqib Javed, who's at the NCA. So that'll be very much a collective approach. Pakistan ranking in the white ball cricket is quite low. Have you devised plans to improve it? Oh, of course, that's my job. Will you prioritize the young players, or will experienced names like Babar Azam and Mohammad Rizwan also be part of your plans? Oh, the plans will be based around what roles we want to play, the style of cricket that we want. So, once we nail down the way we want to play, obviously there'll be roles, significant or specific roles around that, and then we'll start to populate that with players that we think that can fulfill those roles. तो इंटरव्यू की कुछ झलकियां आपने देखी। जाते जाते पैनलिस्ट से पूछते हैं, जाहिद साहब, आज के मैच में कौन सी टीम फेवरेट है? देखिए, मैंने तो पहले भी जिक्र किया, क्योंकि ज़्यादातर मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस अगर माजी की देखी जाए तो कराची किंग्स का तमाम प्लेयर्स ने हर मैच में अपना हिस्सा डाला है। मेरी नज़र में कराची किंग्स, मैं भी जाहिद साहब के साथ ही हूँ। कराची। सलीम साहब, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा हूं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। पैनलिस्ट की राय हमारे सामने आई है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।